कारगिलन अपने सारे के सारे कर्स स्पेल्स जिन्वू के ऊपर यूज करता है लेकिन कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि जिन्वू के पास एक पैसिव स्किल है जो उसे डीबफ्स से इम्यून बना देता है। फिर जिन्वू अपने मेजेस को समन करता है जबकि कारगिलन अपनी शील्ड से खुद को प्रोटेक्ट करता है। मेजेस अपनी पावर्स कंबाइन करके एक ब्लू फायरबॉल बनाते हैं जो उसके डिफेंसेस तोड़ देता है और एक मैसिव एक्सप्लोजन हो जाता है। और यहाँ पे चाय ही ये बैटल देख रही होती है और सोचती है कि जिन्वू अपनी पूरी आर्मी को कैसे कंट्रोल कर रहा है। वो दूसरे हंटर से बात करती है जो बताते हैं कि की-हून अभी जिंदा है। जब वो सिचुएशंस के बारे में और पूछती है तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि हो क्या रहा है ये सब। कारगिलन अपने बफ्स स्पेल्स को यूज करके एक जाइंट बन जाता है और अपनी फायर मैजिक से पूरा एरिया जला देता है। लेकिन जिन्वू सीधा उसकी आंख पर स्टैब करता है और कहता है कि वो एक इजी टारगेट है क्योंकि उसके पास कोई गार्ड ही नहीं है और वो इतना बड़ा भी तो हो चुका है। कारगिलन फिर से फायर स्पेल कास्ट करता है और एक्सप्लोजन समन करता है लेकिन जिन्वू सब डॉज कर लेता है। जिन्वू अपने डैगर्स कारगिलन पर थ्रो करता है लेकिन उनका कोई इफेक्ट नहीं होता। तब वो अपने रूलर्स हैंड यूज करता है, चेन से उसे पकड़ता है और जमीन पर पटक देता है। ये सब गिंगशो अपनी आंखों से देख लेता है। भाई थोड़े से नाम मिसप्रोनाउंस हो रहे हो तो प्लीज माफ कर देना। यहाँ पर चाहिन, ये लड़की और बाकी सब लोग उसे देख रहे होते हैं। वो बताते हैं कि वो असोल्ट टीम को सपोर्ट करने के लिए आया था लेकिन उसे रियलाइज होता है कि जिन्वू ने ऑलरेडी सब कुछ हैंडल कर लिया है। हाई नोटिस कर रही होती है कि जिन्वू एक एक्सट्रीमली पावरफुल हंटर है इसलिए वो गिंगचोल से उसके बारे में पूछती है लेकिन वो भी ज्यादा कुछ नहीं जानता ना बताता। जिन्वू कहता है कि फाइट खत्म हो चुकी है लेकिन कारगिलन डिफीट एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, बिल्कुल भी नहीं मानता। और तब हम देखते हैं जिन्वू अपने एलाइट ऑर्क वॉरियर को उसे फिनिश करने का ऑर्डर दे देता है। सिस्टम जिन्वू को बताता है कि उसने डंजन के मास्टर को डिफीट कर दिया। जिन्वू कारगिलन को अपने मिनियंस बना लेता है, शैडोज बना लेता है। सिस्टम उसे नाम रखने को कहता है लेकिन उसे नाम याद नहीं होता तो वो उसे लास्ट में फैंग कहकर बुलाता है। जिन्वू कहता है कि ये उसका पहली बार इलाइट नाइट रैंक देखा है, मतलब इसने पहली बार इलाइट नाइट रैंक देखा है और उसे लगता है कि हाई ऑक्स फ्यूचर में काफी ज्यादा यूजफुल रहेंगे। गिंगचोल और बाकी लोग जिन्वू के पास आते हैं और उसे यकीन नहीं होता कि वो उन्हें नोटिस ही नहीं कर पाया। वो बताता है कि वो मोमेंट में इतना लॉस्ट हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि ये सारे के सारे लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। गिंगल उन्हें कहता है कि ये सब सीक्रेट रखा जाएगा क्योंकि एसोसिएशन नहीं चाहती कि पब्लिक जिन्वू के बारे में और जाने। सर्विलियंस टीम जिन्वू को एस्कॉर्ट करने आती है लेकिन की-हून सबको बचाने के लिए जिन्वू को थैंक्स करता है और सैमी का वेल वापस कर देता है जिन्वू अपना। ठीक है, हंटर्स गिल्ड में की-हून चोई को रिपोर्ट कर देता है। चोई समझ जाता है कि जिन्वू ने पूरी असोल्ट टीम को बचा लिया। चोई को यकीन नहीं होता कि जिन्वू इतना पावरफुल है। वो खूने से पूछता है कि क्या जिन्वू उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर वो खुद सोचता है कि क्या वो अकेला सबसे डिफिकल्ट ए रैंक डंजन क्लियर कर सकता है और वो मान लेता है कि नहीं। उसे रियलाइज होता है कि जिन्वू के सामने लिटरली कोई भी फिलहाल कुछ भी नहीं है, वो बंदा बहुत पावरफुल हो चुका है। हम जिन्वू को एक कैफे में देखते हैं जहां पर वो यूजिन से मिलता है और पूछता है कि क्या वो अपने फादर से बात कर पाएगा या फिर कर पाया। यूजिन बताता है कि उनके बीच में कुछ इश्यूज हैं और उधर हम देखते हैं एसोसिएशन के बाहर एक भीड़ जमा हो रही होती है जहां एक एक्टर मैनसन का वेट हो रहा होता है। वो अपनी कार में बैठकर स्क्रिप्ट देख रहा होता है और सोचता है कि ये उसका हंटर के रूप में बिग डिब्यूट होगा, मजा आ जाएगा। बैक और चोए वहां पहुंचते हैं और मीडिया सोचती है कि क्या वो मिनोंग को रिक्रूट करने आए हैं और जबकि यहाँ पर हम देखते हैं बैक तो उसे जानता तक नहीं और मीडिया को कह देता है कि अबे उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है फालतू लोगों में। चोय बताता है कि मिनोंग ऑलरेडी फील्ड गिल्ड के साथ है। बैक चोय से ए रैंक डंजन के बारे में पूछता है और वो कहता है कि सिचुएशन रेड गेट इंसिडेंट जितनी बुरी नहीं थी जहां व्हाइट टाइगर गिल्ड के रूकीज मर गए थे। दोनों जिन्वू को रिक्रूट करना चाहते हैं और आपस में बहस शुरू हो जाती है। फील्ड गिल्ड का गिल्ड मास्टर तियो उनसे पूछता है कि क्या वो मिनोंग में इंटरेस्टेड है लेकिन दोनों मना कर देते हैं। तब जिन्वू वहां आता है और नोटिस करता है कि आज उसकी रीवैल्यूएशन का दिन है लेकिन मीडिया वहां क्यों है और क्या कर रही है। गीना की क्लास में न्यूज देख रहे होते हैं और मेंसन को एक प्ले बॉय के रूप में पहचान लेते हैं जो स्कैंडल में फंसा था। मेंसन मीडिया के सामने आता है और अनाउंस करता है कि वो अवेकन हो चुका है और अपना रैंक असेसमेंट करवाने जा रहा है। वो बताता है कि वो फेन गिल्ड के लिए फाइट करेगा और ए रैंक हंटर बनने के बाद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वापस आ जाएगा। लेकिन असली बात ये होती है कि वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है और अपना रैंक पहले ही जान चुका है, मतलब उसे पता है कि वो ए रैंक है। फिर हम देखते हैं उसका जो बॉडीगार्ड है वो जिन्वू को रोकने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पर ये मास्टर जी आ जाते हैं, प्रेसिडेंट आ जाते हैं, इंटरवीन करते हैं, जिन्वू को अंदर आने देते हैं जिसमें जिन्वू एंट्रेंस ब्लॉक कर देता है और कहता है कि जब तक जिन्वू का रीएवैल्यूएशन कंप्लीट नहीं होता कोई अंदर नहीं जा सकता। बैक और चोई वेट करते हैं देखने के लिए कि जिन्वू असल में कितना ज्यादा पावरफुल है। टेस्टिंग एरिया में एग्जामिनर जिन्वू से पूछता है कि वो कौन से एबिलिटीज यूज करता है। जिन्वू एक नाइट समन करता है लेकिन गुंग ये समझता है कि वो अभी भी होल्ड कर रहा है, होल्ड बैक कर रहा है मतलब। फिर जिन्वू अपनी पूरी की पूरी शैडो आर्मी को समन कर देता है। बैक और चोई उसकी ओवरवेलमिंग मैजिक पावर फील करते हैं और समझ जाते हैं कि वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। जिन्वू को
को उसका न्यू लाइसेंस मिलता है और वो स्फीयर ऑफ अवेयरनेस बेचकर अपने गियर अपग्रेड करने के बारे में सोचता है। गुनी फ्यूचर में देखना चाहता है कि जिन्वो एक एस रैंक हंटर के रूप में क्या अचीव करेगा, और यहाँ पर बैक और चोयू से बात करते हैं, लेकिन जिन्वो उन्हें वापस से इग्नोर करके चला जाता है। बाहर मीडिया वेट कर रही होती है और न्यूज में जिन्वो को देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। कंट्री में पिछले 2 सालों से कोई नया एस रैंक हंटर नहीं आया था। सब जिन्वो की तरफ भाग पड़ते हैं और मिनो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी तरह रियून हो जाती है। भाई यूजिन हान को बताता है कि वो जिन्वो को कन्विंस नहीं कर पाया। जिन्वो ने कहा था कि वो मतलब अपने खुद के कुछ गोल्स हैं वो अचीव करने के लिए अकेला काम करना है, उसे वो करेगा। हान उसे डांटता है, लेकिन यूजिन डिसाइड करता है कि वो फिर भी जिन्वो का साथ देगा, उसके साथ ही काम करेगा। मीडिया के बीच बैक जिन्वो को एस्केप करने में हेल्प ऑफर करता है, लेकिन जिन्वो पल भर में गायब हो जाता है। चोई रियलाइज करता है कि वो इतनी स्पीड से मूव किया है कि वो ट्रैक ही नहीं कर पाया। जिन्वो एक हंटर ऑक्शन में जाता है जहां पर वो फायर रेजिस्टेंस आर्टिफैक्ट्स ढूंढता है। उसे क्लॉक और रिंग दिखाए जाते हैं जो उसे काफी पसंद आ जाते हैं, लेकिन अफोर्ड नहीं कर पाता। शॉपकीपर रीइंफोर्स्ड ग्लास तोड़ने का मजाक करता है, मतलब इन ग्लास को अगर ये तोड़ देगा तो उसको फ्री में मिल जाएगा। जैसे ही जिन्वो बिना छुए एक अटैक करता है तो वो लिटरली क्रैक हो जाता है। भाई सब क्रैक हो जाता है, वो शॉक्ड हो जाता है। जिन्वो फिर बाद में वेपन्स चेक करता है और सिस्टम से एक स्वॉर्ड खरीदता है। शॉपकीपर कहता है कि ये स्वॉर्ड 100 मिलियन में बिक सकती है। जिन्वो शॉक हो जाता है कि ये क्या बात है भाई, क्योंकि उसने इसे सिर्फ और सिर्फ 3 मिलियन गोल्ड में खरीदा था, जो भी सिस्टम के गोल्ड से। तब उसे रियलाइज होता है कि वो सिस्टम आइटम्स बेचकर पैसा कमा सकता है। फिर हम देखते हैं व्हाइट टाइगर गिल्ड के अंदर बैक जिन्वो के ग्रोथ के बारे में सोचता है और समझ जाता है कि अवेकनिंग के बाद कोई हंटर स्ट्रॉन्ग नहीं होता जब तक वो जिन्वो जैसा ना हो। ऑब्वियसली गिना घर पर रिलैक्स करते हैं। जब मीडिया चली जाती है, जिन्वो उसे बताता है कि वो 1 हफ्ते के लिए बाहर रहेगा। यूजिन आता है, थोड़ा ऑकवर्ड सा इंट्रोडक्शन देता है और जिन्वो के साथ 1 वीक के जॉब पर निकल जाता है। रात को जिन्वो अपने एलाइट ऑक्स को समन करता है और प्रोटेक्शन ड्यूटीज असाइन करता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं यूजिन थैंक्स करता है और पूछता है कि आगे प्लान क्या है। जिन्वो कहता है कि वो और स्ट्रॉन्ग होने के लिए ट्रेनिंग करेगा। यूजिन शॉक हो जाता है कि एस रैंक होने के बाद भी वो ग्राइंड करना रहा है, मतलब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहता है। ये क्या मतलब है? जिन्वो डीमन कैसल वापस जाता है और डीमन मोनार्क को डिफीट करने का कॉस्ट रिसीव करता है। वो 76 फ्लोर पर टेलीपोर्ट करता है और फैंग को समन करता है। फैंग स्पेयर ऑफ अवेयरनेस यूज करके एक ही हिट में जाइंट डीमन को खत्म कर देता है। जिन्वो रियलाइज करता है कि फैंग बहुत ज्यादा ओपी है, ओवरपावर्ड है, इसलिए वो स्पेयर उसे ही दे देता है। लास्ट में हम हान को देखते हैं जहां उसकी वाइफ बताती है कि यूजिन घर छोड़कर चला गया है। हान इसे इग्नोर करता है, लेकिन अचानक उसे नींद आने लग जाती है या फिर ऐसा कोई बेहोश होने लग जाता है वो वहीं पर गिर जाता है। फिर हम देखते हैं उसकी बीवी उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है जहां डॉक्टर रिवील करते हैं, बताते हैं कि उसे एटर्नल स्लीप डिजीज है। वो सोचता है कि ये उसे कैसे हो गया। तब डॉक्टर बताता है कि ये लॉन्ग टाइम तक मैजिक के एक्सपोजर की वजह से हुआ है। डॉक्टर कहता है कि उसकी मैजिक रेजिस्टेंस काफी ज्यादा लो है, इसलिए वो इस डिजीज के लिए ज्यादा प्रोन नहीं है। डॉक्टर पूछता है कि क्या उनके फैमिली में कोई हंटर है, तो वो बताता है कि उसका बेटा हंटर है, लेकिन उसे लगता है कि वो सरवाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि दुनिया मैजिक से भरी हुई है और उसके पास कोई मैजिक रेजिस्टेंस नहीं है, हो भी नहीं सकता। फिर हम देखते हैं जिन्वो 80th फ्लोर पर देखते हैं उस बंदे को, जहां वो बताता है कि उसने अपनी आर्मी को 3 टीम्स में डिवाइड कर दिया है ताकि नेक्स्ट फ्लोर की एंट्री परमिट जल्दी मिल सके। लेकिन उसे रियलाइज होता है कि उसका माना ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है और जो उसके ऑक्स हैं वो डिफीट हो चुके हैं। वो इन्वेस्टिगेट करता है और डिसीजन लेता है और कहता है कि जो डीमंस है वो सबसे पहले वीक टीम्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तब उसे समझ आता है कि डीमंस के पास स्ट्रेंथ मेजर करने की इंटेलिजेंस है, मतलब दिमाग तो है। टैंक की टीम पर डीमन नाइट्स का ग्रुप बहुत बुरी तरह अटैक करता है, लेकिन अचानक जिन्वो अपीयर होता है और उन्हें टुकड़ों में काट देता है। उनका लीडर पैनिक कर जाता है। जिन्वो रियलाइज करता है कि मैजिक बीस्ट भी फेयर फील कर पाते हैं यार। वो लीडर को पकड़ता है और मारने वाला होता है, लेकिन वो अपनी लाइफ के लिए बैक करती है, बुरी तरह बैक करती है। तो जिन्वो उसे छोड़ देता है और उसे रियलाइज हो जाता है कि वो एक लड़की है और जिन्वो उसे प्रॉपर्ली छोड़ देता है। और जैसे ही वो वहां से जाने लगता है तो हम देखते हैं वो उस पर पीछे से स्टैब करने की कोशिश करती है, लेकिन फैंग उसे रोक लेता है। जिन्वो समझ जाता है कि वो उसे मारना चाहती थी। वो फिर से अपनी जान के लिए भीख मांगती है। जिन्वो पूछता है कि क्या उसे एंट्री परमिट का पता है। वो बताती है कि वो उसकी फैमिली के पास है, वो बता सकती है, वो प्रॉमिस करती है अगर वो छोड़ देगा तो मैं पक्का बता दूंगी। ये सब बकवास करती है, जिसके साथ वो ये भी बताते हैं कि उससे अपर लेवल परमिट का लोकेशन भी पता है। जिन्वो डाउट करता है कि क्या वो सच बोल रही है, लेकिन वो इंसिस्ट करती है कि वो झूठ नहीं बोल रही। आखिर जिन्वो उसकी जान छोड़ देता है। वो उसे उसका बैकग्राउंड पूछता है, सब कुछ पूछता है और वो बताती है कि उसका नाम एसेल है और वो रेडू REDU फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर है। जिन्वो पूछता है कि क्या उसे अपने दिमाग में
आवाजें सुनाई देती है जो उसे हमेशा ह्यूमंस को मारने के लिए कहती है, जो ऑब्वियसली हमने अभी बहुत सारे कैरेक्टर्स में सुनी है। वो बताते हैं कि हाँ ऐसा कुछ है तो सही, एक कमांड सुनाई देती है लेकिन वो सिर्फ अपनी जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए कहती है, ऐसा कुछ नहीं कि ह्यूमंस को मारो फलाना धमकाना। वो एक्सप्लेन करती है कि वो डीमन रोल्म से है, लेकिन अचानक से उन सबको यहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया गया था। जब जिन्वू पूछता है कि यहाँ आने से पहले क्या हो रहा था, तब वो अचानक ग्लिच करने लग जाती है। वो बताती है कि उनके लोग एक वॉर की प्रिपरेशन कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी एनिमी का सामना किया था जो इतना पावरफुल था कि सब डीमंस को मिलकर लड़ना पड़ा। लेकिन सिस्टम उसे आगे बोलने से रोक देते हैं और वो कोलैप्स हो जाते हैं। जिन्वू समझ जाता है कि वो इस बारे में और क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता। कट होता है, हम अगले सीन में देखते हैं जापान के एक रिमोट आइलैंड पे, जहां एक विंग्ड एंट अटैक करता है और हंड्रेड्स ऑफ पीपल को मार देता है। एसोसिएशन में से सब इस इंसिडेंट के बारे में कुछ ना कुछ बात कर रहे होते हैं। गिंगशो बताता है कि 100 से ज्यादा हंटर्स ने उस एंट से फाइट की, जिसमें से 6 मर गए और उसे हराने के लिए ए रैंक हंटर चाहिए थे। गुंगी नोट करता है कि वो आइलैंड जेजू आइलैंड से 120 किलोमीटर दूर है और अगर एंट्स अपनी फ्लाइंग एबिलिटी इंप्रूव करती रहती हैं तो वो कोरिया के साउदर्न टिप के पास आसपास कहीं पहुंच जाएंगी। इसलिए वो जापान से सपोर्ट मांगना है और जीजू आइलैंड पर एक और रेड मिशन स्टार्ट करने का डिसीजन लेता है। वापस हम जिन्वू वाले सीन पर आ जाते हैं जहां पर एसएल है, वो उसे रेड हूफ फैमिली के कैसल ले जाती है। उसका फादर जिन्वू से डरता है क्योंकि वो उसकी शैडो आर्मी देख सकता है। वो सोचता है कि जिन्वू एसएल को डिसीव कर रहा है, इसलिए वो अपने सोल्जर्स को जिन्वू को सराउंड करने का ऑर्डर दे देता है। जिन्वू प्रॉमिस करता है कि अगर वो परमिट दे देंगे तो वो एसएल को कोई हार्म नहीं करेगा। अपनी हार मानकर उसका फादर आइटम दे देता है, पर जिन्वू कहता है कि वो चाहता है कि एसएल उसको गाइड करे, उसको बताए कहां जाना है कहां नहीं जाना, क्योंकि उसे बाकी परमिट्स के लोकेशंस के बारे में पता होता है। उसके फादर अपसेट हो जाता है, लेकिन जिन्वू एसएल को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करता है, वादा करता है, इसलिए वो अलाउ कर देता है। बाद में जिन्वू 90th फ्लोर के पास, भाई 90 फ्लोर तक पहुंच जा चुका है और देखता है कि जो इग्रेस और टैंक है ना, उन सब की रैंक्स भी बहुत ज्यादा अप हो चुके हैं। एसएल वार्न करती है कि 90 फ्लोर के ऊपर के डीमंस हाई रैंकिंग नोबल्स हैं और पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हैं। वो नेगोशिएट करने का सजेशन देती है, लेकिन जिन्वू मानता है कि ये काम नहीं करेगा। जिन्वू प्रॉमिस करता है कि वो रेड हीरो फैमिली को कैसल की नंबर 1 नोबल फैमिली बना देगा। एसएल पूछती है कि उसने उनकी फैमिली को क्यों छोड़ा। जिन्वू कहता है कि क्योंकि उसे वो पसंद है। एसएल फ्लस्टर्ड हो जाती है, घबरा जाती है, शाय हो जाती है, पागल हो जाती है, कुछ हो जाती है, लेकिन फिर पता चलता है कि जिन्वू को सिंपल माइंडेड लोग पसंद है, क्योंकि उसके साथ जिन्वू को गेट अलोंग करना इजी हो जाता है। वो एसएल को वापस जाने को कहता है क्योंकि उसे लगता है कि कुछ बुरा हो सकता है, लेकिन एसएल एंड तक साथ रहने की जिद करती है, तो वो मान जाता है। वो लोग हायर फ्लोर्स क्लियर करते रहते हैं, डीमंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और होते जाते हैं, लेकिन जिन्वू सबको डिफीट करता रहता है। कट होता है, हम अगले सीन में देखते हैं जहां पर चोई के पास जोहान को बताता है कि वो लोग जीजू आइलैंड रेड मिशन का हिस्सा हैं और सारे एसरेक हंटर्स को बुलाया गया है। कुल मिला के वो बताते हैं कि विंस्ड जो आर्ट्स हैं जापान के लिए भी थ्रेट है, इसलिए जापानीज हंटर्स भी ज्वाइन करेंगे। हान पूछता है कि मिशन कब स्टार्ट होगा, लेकिन चोई कहता है कि उसे भी नहीं पता इस बारे में, बस इतना बताता है कि जापान के लार्जेस्ट गिल्ड्स के हंटर्स ऑलरेडी कोरिया आ रहे हैं। जिन वो 100th भाई 100वें फ्लोर पे जा चुका है, वो पहुंच चुका है और एक लाइटनिंग कवर्ड विवरण देखता है। उसे रियलाइज होता है कि डीमन मोनार्क बैरोन उस पर राइड कर रहा है। भाई साहब क्या मस्त था ये सीन। उसकी ओवरवेलमिंग ऑरा देखकर जिन वो अनश्योर हो जाता है कि वो जीत पाएगा या नहीं। एसएल बैरोन की ब्लडलेस फील करके पैनिक हो जाती है। विवरण हवा में उड़ जाता है और जो बैरोन है ना, वो अपने मीनियंस मतलब उसके भी जो क्या है सखी जो भी हैं, ये समन्स करता है उन सबको। दोनों साइडर्स के बीच में भयंकर बैटल शुरू हो जाता है, क्लैश हो जाता है। फैंग एक डिवास्टेटिंग फायर स्पेल यूज करता है और एसएल को रियलाइज होता है कि जिन्वू कितना पावरफुल है, लेकिन उसे अभी भी डाउट होता है कि क्या वो बैरन को हरा पाएगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर बैरन के लाइटनिंग अटैक्स है ना, शैडो आर्मी को वाइप आउट कर देते हैं। एसएल पर अटैक होने वाला होता है, लेकिन जिन्वू उसे टाइम पर बचा लेता है। वो अपने मिनियंस रिवाइव करता है, जानते हुए कि अगर फाइट जल्दी खत्म नहीं हुई तो उसका माना खत्म हो जाएगा, काम भी खत्म हो जाएगा। स्टील्थ और डैश स्किल यूज करके वो बैरन के पास पहुंचता है, विवरण पर अटैक करता है, लेकिन बैरन ब्लॉक कर देता है और उसे जमीन पर पटक देता है। बैरन लाइटनिंग ब्रेथ से सीधा अटैक करता है, लेकिन जिन्वू डॉज कर लेता है और फैंग को अटैक का ऑर्डर देता है। इग्रिस विवरण के हेड काट देता है, भाई काट दिया। बैरन ग्राउंड पर क्रैश हो जाता है। जिन्वू डायरेक्ट फाइट के लिए रेडी हो जाता है। एसोसिएशन में नेक्स्ट सीन है ये, जहां पर हम देखते हैं मीनवाइल गोडो, इस आदमी का नाम गोडो है, उससे मीटिंग चल रही होती है, जो जापान की ब्लेड गिल्ड का गिल्ड मास्टर है और हानेकावा उसकी ट्रांसलेटर होती है। गुंगी एक्सप्लेन करता है, ये सरजी एक्सप्लेन करते हैं कि ब्लेड गिल्ड
फील्ड कितना मैसिव है। उनके पास 11 एस रैंक हंटर्स है और गोडो खुद एक काफी ज्यादा केपेबल लीडर है। हानेगावा कॉर्पोरेशन के लिए थैंक्स करती है और बताती है कि विंग्ड एंड्स फास्ट ग्रो करती हैं, लेकिन उनकी लाइफ स्पैन 1 साल से कम होती है। जैसे ही उनकी क्वीन मर जाती है पूरी कॉलोनी खत्म हो जाएगी। वो ये भी बताती है कि एंड्स हाई मैजिक पावर की तरफ अट्रैक्ट होती है। गोडो का प्लान ये होता है कि वो अपने एस रैंक हंटर्स को एक साथ उन एंड्स के ऊपर अटैक करवा देगा, ल्यूर करेगा, जबकि कोरियन हंटर्स अंदर जाकर क्वीन को एलिमिनेट करेंगे। जिनचिल को लगता है कि गोडो ओवरवेल्म हो सकता है, लेकिन गोडो मानता है कि जो बेट बनना है ना वही सबसे इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है। आखिर में ये भैया भी ये सर भी इस प्लान के लिए अप्रूव कर देते हैं। वापस कैसल में शैडो आर्मी और बैरन के बीच में फाइट चलती रहती है, लेकिन जिनवू रियलाइज करता है कि उसका माना ऑलमोस्ट 0 हो चुका है। फैंग बैरन पर पावरफुल ब्लास्ट करता है, लेकिन बैरन की लाइटनिंग ब्रेथ जो है उसे ओवर पावर कर देती है। जिनवू पीछे से अटैक करता है, लेकिन बैरन ब्लॉक कर लेता है। जिनवू को पकड़ लेता है और उसे मारने के लिए रेडी हो जाता है। उसके मिनियंस इंटरवीन करते हैं और जिनवू बैरन के आर्म पर स्टैब करता है। कुछ सेकंड्स के लिए बैरन रिस्ट्रेन तो हो जाता है, लेकिन फिर वो एक मैसिव लाइटनिंग ब्लास्ट रिलीज करता है, जिससे जिनवू दूर जा गिरता है। अब जिनवू कंप्लीटली आउट ऑफ माना होता है और वो प्योर फिजिकल कॉम्बैट में फाइट करता है। दोनों के बीच में ब्रूटल पंचेस एक्सचेंज होते हैं। बैरन लाइटनिंग ब्रीथ से जिनवू को एक वेपन गिरा देता है और फाइनल स्ट्राइक के लिए आगे बढ़ता है। जिनवू अपने बेयर हैंड से अटैक को रोक देता है। जब बैरन दोबारा चार्ज करता है तब एसेल अपने वेपन थ्रो करके बैरन का अटेंशन डाइवर्ट कर देती है। इसी ओपनिंग का फायदा उठाकर जिनवू रूलर्स हैंड यूज करता है, बैरन के दोनों हाथ पकड़ता है और उन्हें चीथड़े मतलब ऐसे लिटरली उखाड़ देता है भाई। बैरन एक और लाइटनिंग ब्लास्ट प्रिपेयर करता है, लेकिन जिनवू अपनी पूरी ताकत से पंच मारता है और बैरन का हेड ब्लो ऑफ हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसकी पावर आसमान में इरप्ट होती है और एक मैसिव एक्सप्लोजन भाई मैसिव एक्सप्लोजन हो जाता है। सिस्टम अनाउंस कर देता है कि कोस्ट क्लियर हो चुकी है और बैरन के सारे डीमंस डिसअपीयर हो जाते हैं। एसेल घबरा जाती है और जिनवू के पास भाग कर आती है, लेकिन जिनवू ठीक होता है। वो एसेल को कहता है कि अपनी फादर्स को बता दे कि अब उनकी फैमिली कैसल की नंबर 1 नोबल फैमिली है। जिनवू को रिवॉर्ड में ब्लड ऑफ द डीमन मोनार्क मिलता है भाई साहब, जो एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए जरूरी है। एलिक्सर की सक्सेस रेट उसके इंटेलिजेंस स्टैट्स पर डिपेंड करती है, जिससे वो थोड़ा नर्वस हो जाता है, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल 6 एलिक्सर क्राफ्ट कर लेता है। एलिक्सर का डिस्क्रिप्शन जो है ना उसमें साफ साफ लिखा होता है कि हर डिजीज क्योर कर सकती है। जिनवू सोचता है कि क्या ये उसकी माँ को बचा सकता है। तब आयरन उसके पास विवरण के रिमेन्स लाता है और जिनवू उसे शैडो मेनियंस में कन्वर्ट कर लेता है, शैडो आर्मी में कन्वर्ट कर लेता है। सिस्टम उसे नाम पूछता है कि क्या नाम रखना चाहता है, उसे वो नाम कैसल रख देता है, कैसल कैसल। एसेल एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि वो कैसल पर राइड करेगी और पार्टी करेगी, लेकिन जिनवू उसे प्रॉपर्ली इग्नोर कर देता है। तब उसे रियलाइज होता है कि उसे एक नया रिवॉर्ड मिला है, शैडो एक्सचेंज र्यून स्टोन। वो उसे क्रश करता है और शैडो एक्सचेंज स्किल लर्न करता है, जिसे वो अपनी किसी भी शैडो सोल्जर के साथ प्लेस स्वैप कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। वो स्किल टेस्ट करने का डिसीजन ले लेता है, एसेल को गुड बाय बोलता है और सडनली डिसअपीयर हो जाता है। एसेल शॉक हो जाती है जब वो देखती है कि जिनवू की जगह वहां एक शैडो नाइट खड़ा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिनवू सिटी में होता है। उसे समझ आ जाता है कि उसे पेट्रोल पे खड़े एक नाइट के साथ स्वैप किया था, लेकिन अब वो स्किल दोबारा यूज करने के लिए 3 आवर्स वेट करेगा। वो आसमान की तरफ देखता है और कैसल को समन करता है और भाई साहब उस पर बैठकर घर की तरफ फ्लाई कर देता है। भाई इस बंदे की क्या मौज है भाई, बहुत मौज है। एसोसिएशन में गिंगशिल और जी, ये जो भी है गी नाम है इस बंदे का, जो भी आंट एक्सटर्मिनेशन प्लान पर डिस्कशन कर रहे होते हैं। उन्हें डाउट होता है कि प्लान काम करेगा या नहीं, इसलिए वो रिट्रीट स्ट्रेटेजी भी प्रिपेयर करते हैं। दूसरी तरफ बैक अपने दोस्त बांगडू नाम है, बैंगडू नाम है, कुछ ऐसा ही नाम है, उसके साथ ड्रिंक कर रहा होता है, जो एक रिटायर्ड एस रैंक हीलर है। बांगडू को याद आता है कैसे एंट्स ने उनके दोस्त यूनूक को मार दिया था। बैक कहता है कि उसे रेड में जाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, रेड में तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि एंट्स पूरे कंट्री के लिए थ्रेट हैं। बांगडू सोचता है कि बैक उसे रिक्रूट करने आया और मना कर देता है। तब बैक रिवील करता है, बताता है कि वो रिक्रूट करने नहीं बल्कि अलविदा कहने आया है, क्योंकि वो हो सकता है शायद कभी वापस न आए, मिशन से वापस न आए। बांगडू बताता है कि वो सिविल सर्विसेज के लिए एग्जाम देगा। भाई साहब है आईपीएस आईएएस बनोगे भैया, वाह वाह वाह। मुन्ना भैया की बात कभी दिल पे लग चुकी है और ये इन सब चीजों का प्लान बना रहा होता है ताकि नॉर्मल लाइफ जी सके, लेकिन वो अनश्योर है क्योंकि वो सिर्फ हिस्ट्री में ही अच्छा है। अब यहाँ पर वो मानता है कि बैटल्स अब पास की बात होनी चाहिए और बैक भी उससे अग्री करता है, लेकिन बैक ये भी कहता है कि हंटर का काम ही होता है मैजिक बीस्ट से लड़ना। फिर हम जिनवू को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां वो अपनी माँ के स्कार को देखता है और याद करता है कि उबलते हुए पानी से जलने की वजह से वो इस हालत में, मतलब इसकी मॉम को ये हुआ है सिर्फ और सिर्फ संग जिनवू की वजह से, उसके चक्कर में लग गई थी इसकी मॉम को ये इतनी बड़ी स्कार। वो अपनी माँ को एलेक्सर देने की प्रिपरेशन करता है, लेकिन अंदर से डरा हुआ होता है कि कहीं ये काम ना करे तो क्या करूंगा। फिर उसे याद आता है कि सिस्टम बहुत ज्यादा मिरेकल्स ऑलरेडी कर
चुका है, वो दिखा चुका है, इसलिए वो सिस्टम पर भरोसा करता है और एलिक्सर दे देता है। अचानक एक ब्राइट लाइट उसकी माँ के बॉडी को सराउंड कर लेती है और उसका स्कार गायब हो जाता है, लेकिन जिन्हों अभी भी सोचता है कि क्या वो कभी होश में आएंगी या नहीं, क्योंकि वो सिर्फ उन्हें जिंदा रखने के लिए लड़ता आ रहा था। तब अचानक हवा का एक बहुत प्यारा झोंका आता है और जब वो आंखें खोलता है तो देखता है कि उसकी माँ कंप्लीटली रिकवर हो चुकी हैं, ठीक हो चुकी हैं। वो पूछती हैं कि वो कितने टाइम से सो रही थी। चिन्हो बताता है कि वो 4 साल से कोमा में थी, लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि गिना बिल्कुल ठीक है। उसकी माँ कहती है कि जिन्वू तो काफी मैच्योर हो गया है बच्चे, लेकिन वो ये भी समझ जाती है कि वो खुद को बहुत ज्यादा पुश कर रहा है क्योंकि उसकी बॉडी वूंड से भरी हुई है। ये सुनते ही जिन्वू रोने लग जाता है और कहता है कि वो ठीक है। उसकी माँ उसे थैंक यू कहती है और उनका ख्याल रखने के लिए भी और ज्यादा थैंक यू कहती है। अगले दिन डॉक्टर शौक में हो जाते हैं कि ये क्या है भाई। वो देख के बिल्कुल शौक दे कि उसकी माँ कंप्लीटली रिकवर हो चुकी है। गिना उन्हें देखकर बहुत खुश होती है, रोते हैं और ये सीन एनिमे में बहुत प्यारा है, मुझे रोना आ गया था। और जिन वो रियलाइज करता है कि उसकी सारी मेहनत का रियल रिवॉर्ड उसे मिल चुका है। फिर सीन कट होता है इंसर पर, जो सबको बताते हैं कि जीजू आइलैंड के विंज्ड आंट एंट ये जो भी हैं वो पूरे कंट्री के लिए थ्रेट बन चुके हैं। इसलिए एसोसिएशन ने डिसाइड किया है कि एक और रेड मिशन स्टार्ट किया जाएगा। और ये विंज्ड नहीं है, विंग्ड है। विंग्ड मतलब परों वाले आंट, जिसमें जापान और कोरिया दोनों के एस रैंक हंटर्स पार्टिसिपेट करेंगे। वो ये भी बताता है कि लोअर रैंक हंटर्स ऑपरेशन को सपोर्ट करेंगे, मैरीटाइम सर्विलेंस और होमलैंड डिफेंस से संभाल कर। एसोसिएशन पूरी तरह डिटरमाइंड है इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। बैंगो स्पीच को देखते हुए याद करता है कि वो मूवमेंट जब पहले जेजो आइलैंड पे रेड से ये सब हुआ था और उसका दोस्त जो यानुक है उससे जब बात हुई थी, यानुक ने कहा था कि सिर्फ वही लोग एंस को कंट्री टेक ओवर करने से रोक सकते हैं। बैक भी कहता है कि वो एंस को अपने इन्हीं हाथों से क्रश कर देगा, लेकिन यानुक ने बताया था कि वो बैक की पर्सनैलिटी और एबिलिटीज को लेकर काफी ज्यादा चिंता में रहता था और वो बैंगो से कहता है कि अगर बैक डेंजर में हो तो सिर्फ वही लोग उसकी हेल्प कर सकते हैं। वापस जिन्वो के पास आ जाते हैं जहां वो देखता है कि उसके घर में गिनाग ने काफी मैस कर दिया है। उनकी माँ कहती है कि सब मिलकर घर साफ करेंगे, समझ आ गया। वो तीनों साथ में काम करते हैं और जिन्वो सोचता है कि ये वही मोमेंट है जिसका वो बहुत टाइम से वेट कर रहा था, लेकिन उसके दिल में एक डर भी होता है कि कहीं उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, क्योंकि शायद वो हंटर के रूप में एक लाइन क्रॉस कर चुका है जिससे वापस आना लगभग इम्पॉसिबल है। उसकी माँ पूछती है कि क्या वो अपने फादर से बात कर पाया। वो बताती है कि जिन्वो के जो फादर है ना वो पहले फायर फाइटर हुआ करते थे, फिर हंटर बने, और कहती है कि जिन्वो बिल्कुल उन्हीं की तरह है। गिना बताती है कि वो फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहती है। तभी जिन्वो को अचानक एसोसिएशन से कॉल आ जाता है। सीन हम चेंज होता है और हम देखते हैं यहाँ पर ये सर है ना जहाँ गिंगचिलो से बता रहा होता है कि अमेरिका का एस रैंक नेशनल अथॉरिटी हंटर थॉमस एंड्रे, भाई ये बहुत भयंकर है। अगर मैंने कभी भी मानवा एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया तो मजा आ जाएगा। और अगर आप लोगों को वो देखना है तो प्लीज एनिमे पॉप इंडिया वाले चैनल पे जाकर जरूर चेकआउट करो। ये बता रहा होता है थॉमस एंड्रे कंट्री में आ चुका है। यहाँ पर प्रेसिडेंट काफी ज्यादा अनयूजुअल लगते हैं क्योंकि थॉमस नॉर्मली किसी और कंट्री के ऑपरेशंस में इंटरफेयर नहीं करता, इसलिए गी को लगता है कि वो कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है। बाद में जिन्वो और ये सरजी मीटिंग करते हैं जहां ये सरजी बताते हैं जो रेड है ना उसको ज्वाइन करने का इनविटेशन दे रहे होते हैं संग जिन्वो को, जो 4 दिन बाद स्टार्ट होने वाली है। जिन्वो सोचता है कि ये लेवल अप करने का परफेक्ट चांस है, लेकिन जब वो अपनी फैमिली के बारे में सोचता है तब उसे एक बहुत पावरफुल मैजिक प्रेजेंस फील होती है। जी बताता है कि एस रैंक हंटर्स जिम में ट्रेनिंग कर रहे हैं भाई साहब, और इसको बहुत ज्यादा तारीफ करता है कि तू इतनी दूर से पहचान गया इस पावर को, मतलब बेटे दम है तेरे अंदर। वहां बैक फेम गिल्ड के हंटर माँ के साथ फाइट कर रहा होता है और माँ उसे गिरा देता है। जिन्वो नोटिस करता है कि बैक स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन शोई बताता है कि बैक एक्चुअली होल्ड बैक कर रहा है। जिन्वो वंडर करता है, मतलब सोच रहा होता है कि बैक अपनी फुल स्ट्रेंथ क्यों नहीं यूज कर रहा। शोई एक्सप्लेन करता है कि अगर बैक पूरी की पूरी पावर लगा दे तो वो एक मॉन्स्टर बन जाएगा। जापान के एस रैंक हंटर्स वहां पहुंचते हैं और तुरंत जिन्वो को नोटिस करते हैं। गो सोचता है कि जिन्वो एक असैसिन है, लेकिन हानेगावा क्लियर करती है कि वो एक मेज है। और यहाँ पर ये लड़की उसकी प्रेजेंस फील करती है, कर पा रही होती है और समझ जाते हैं कि एटमॉस्फेयर चेंज हो गया है। माँ और बैक की फाइट चलती रहती है, लेकिन हानेगावा कहती है कि वो लोग गोडो के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। नाइट गिल्ड का गिल्ड मास्टर जॉनसू हानेगावा को कन्फ्रंट करता है क्योंकि वो समझ जाता है कि वो उनका मजाक उड़ा रही है। बाकी हंटर्स बीच बचाव करते हैं। तब गोडो सजेस्ट करता है क्यों ना एक फ्रेंडली मैच करा जाए जिसमें सिर्फ एस रैंक हंटर्स पार्टिसिपेट करेंगे। इस पे जी अग्री करता है, लेकिन कहता है कि सिर्फ कॉम्बैट टाइप हंटर्स फाइट करेंगे क्योंकि मेजेस को रो स्टैंड से जज नहीं किया जा सकता। बैक रूल सजेस्ट करता है और गोडो मान जाता है। कॉम्बैट हंटर बैटल के लिए रेडी हो जाते हैं और सब ये देखना चाहते हैं कि कोरिया के एलाइट फाइटर जापान के एस रैंक फाइटर्स के अगेंस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं। जिन्हों सबको ऑब्जर्व करता है और नोटिस करता है कि गोडो खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, लेकिन वो एक्साइटेड है देखने के लिए कि बाकी लोग क्या कर सकते हैं। माँ अपनी जाइंट फॉर्म एक्टिवेट करता है और केंजो के साथ
हेड ऑन क्लैश करता है। दूसरी तरफ टेगो मिनोरू की स्पीड के सामने, भाई ये नाम थोड़े अजीब है, थोड़ा समझ लो, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है, इसलिए वो लॉन्ग रेंज कॉम्बैट चूज करता है और मैजिक एरोज फायर करता है। मिनोरू उन एरोज को डॉज कर लेता है, लेकिन एक एरो केंजो के पास से निकल जाता है, जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। चोई बताता है कि एरिया पे टॉप टायर मैजिक जैम से रीइंफोर्स किया गया है, लेकिन जी श्योर नहीं होता है कि ये एस रैंक अटैक झेल पाएगा या नहीं। बैक कुमामातो पे चार्ज करता है और डिसाइड करता है कि अब वो होल्ड बैक नहीं करने वाला, बंद कर देगा। कुमामातो पैनिक में सिर्फ डॉज करता रहता है, जिससे बैक को समझ आ जाता है कि वो एक्सपीरियंस फाइटर नहीं है। बैक सोचता है कि गोडो अपने सबऑर्डिनेट्स को टेस्ट कर रहा है। जब बैक अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर देता है, कुमामातो भागने लगता है, लेकिन बैक उसे पकड़ लेता है, केंजोमा को डिफीट कर देता है, मिनोरू टैगो को एलिमिनेट कर देता है और बैक कुमामातो का पीछा कर रहा होता है जब तक मिनोरू और केंजो भी ज्वाइन नहीं कर लेते। फिर यहाँ पर हाइएना काना के साथ फाइट करती है, उसे इजीली ओवरपावर करती है और एलिमिनेट कर देती है। वो बैक की हेल्प के लिए जाती है, लेकिन जब वो कुमामातो का पीछे, मतलब क्या नाम है अजीब सा, एकदम से वो कुमामातो को पीछे से सेंस करती है, तो रिफ्लेक्स में उसे मल्टीपल हिट्स दे देती है। सब इंप्रेस हो जाते हैं, लेकिन ही खुद वरी करती है कि अरे यार ये ज्यादा तो नहीं कर दिया मैंने, ज्यादा आगे तो नहीं बढ़ गई। तब कुमामातो बरसर्क हो जाता है। कुछ हंटर्स चिंता करते हैं, लेकिन गोडो फाइट रोकता नहीं है। कुमामातो ग्राउंड स्मैश करके सरप्राइज अटैक करता है, लेकिन जिन्वो बीच में आ जाता है और अपनी बंदी में सॉरी इसको बचा लेता है और कहता है कि फाइट है ना थोड़ी सी ज्यादा लिमिट क्रॉस कर रही है। जिन्वो इजीली कुमामातो को गिरा देता है और सब शॉक हो जाते हैं। जिन्वो हाई से कहता है कि वो डिफीट एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि बैक ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है, इसलिए वो जीत नहीं सकते। हानेकावा जिन्वो को बताते हैं कि गोडो उससे फाइट करना चाहता है। जिन्वो अग्री करता है, लेकिन कंडीशन ये रखता है कि गोडो पूरी पावर के साथ फाइट करेगा। दूसरी तरफ जी न्यूज देख रही होती है और रियलाइज करती है कि जेजू आइलैंड रेड की प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है। अपने डे ऑफ के बावजूद वो एसोसिएशन का कॉल के बारे में सेंट्री टीम के मतलब सेंट्री टीम के बारे में पूछते हैं। वहां कॉल करके वापस जिन्वो के पास आते हैं, जो गोडो के साथ फाइट के लिए रेडी होता है। गोडो पहले अटैक करता है, लेकिन जिन्वो इजीली डॉज कर लेता है, जिससे सब शॉक्ड हो जाते हैं। गोडो फुल स्पीड से अटैक करता है, लेकिन जिन्वो एक भी हिट लगने नहीं देता। गुस्सा होकर गोडो अपनी फुल पावर यूज करता है और जिन्वो एक हेड पे बढ़िया अटैक आ रहा होता है, लेकिन जिन्वो उसे रोक लेता है। वो कहता है कि वो भी सेटिस्फाइड नहीं है। दोनों की ओरास क्लैश करती है, जो बहुत बैंग करती है, जिससे सबको लगता है कि कुछ बुरा हो सकता है, इसलिए फाइट स्टॉप कर दी जाती है। बाद में पता चलता है कि जिन्वो का असली गोल सबकी स्ट्रेंथ असेस करना था और उसने अपने शैडो सोल्जर्स सबके शैडोज में छुपा रखे हैं। गोडो बाद में राय से कहता है कि जिन्वो बहुत ज्यादा स्किल्ड है। राय इन्वेस्टिगेट करता है, लेकिन पता चलता है कि जिन्वो रेड मिशन से बाहर है, उसकी हंटर लिस्ट में वो नहीं है। बैक और चोई लिस्ट देखते हैं और नोटिस करते हैं कि 15 ऐसे रंग हंटर्स रेड में जा रहे हैं और उन्हें लगता है कि इस बार जीजू आइलैंड क्लियर हो जाएगा। जिन्वो घर वापस आ जाता है और डिसाइड करता है कि वो रेड ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि वो अपनी माँ के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है। मीनवाइल जीजू आइलैंड पर आंट्स के दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो एक दूसरे को खाने लग रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास फूड खत्म हो चुका होता है। क्वीन डिसाइड करती है कि उन्हें आइलैंड छोड़ना होगा, वरना वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। वो मानता है कि उसका ऑलमाइटी चाइल्ड उन्हें लीड करेगा। वो मानती है एक बहुत बड़ी आंट अपने एग से निकलता है, जिसका बॉडी ब्लैक हो जाता है और क्वीन उसे अपना किंग पहचान लेती है। न्यूज में दिखाया जाता है कि एंट्स इवॉल्व हो चुकी हैं और उनकी बैक्स पर विंग्स आ चुकी हैं। एसोसिएशन सब हंटर्स को सेंट्री टीम ज्वाइन करने के लिए एंकरेज करते हैं, क्योंकि एंट्स मेनलैंड पर अटैक कर सकती है। सांची और जूई भी टीम ज्वाइन कर लेते हैं। अगले दिन बॉस जीजू आइलैंड की तरफ बढ़ती है। बैक शॉक हो जाता है जब वो ब्यांगू को देखता है। ब्यांगू बताता है कि वो इसलिए आया है क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो नहीं आया तो बैक मारा जाएगा। जापानीज हंटर्स ऑलरेडी आइलैंड पर होते हैं और एक कैमरामैन कोरियन एस रैंक हंटर्स के साथ होता है, वो ए रैंक का हंटर्स ऐसा मान लो। वो बताता है कि वो बैटल को लाइव ब्रॉडकास्ट करेगा और सबको अश्योर करता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद एक ए रैंक हंटर है और डेंजरस जोन्स में फिल्मिंग का एक्सपीरियंस रखता है। सब जानते हैं कि अगर मिशन फेल हुआ तो एंट्स उनकी कंट्री डिस्ट्रॉय कर सकती है, इसलिए सब अपनी पूरी जान लगा देने के लिए रेडी होते हैं। अब गुनी सबको ऑपरेशन स्टार्ट करने को बोलता है और डी को यूनिट के मेंबर अपने मैजिक पावर रिलीज कर देते हैं। जैसे ही एंट्स अपने नेस्ट से बाहर निकलते हैं, कोरियन हंटर्स नोटिस करते हैं कि कुछ एंट्स सीधा उनके शिप की तरफ जा रहे हैं। चोई तुरंत उन्हें शूट डाउन कर देता है, भाई आग जला के सबको बोलता है कि लैंडिंग का टाइम आ गया है। गुन बताता है कि जापानीज हंटर्स एंट्स को 1 घंटे
घंटे तक रोक देते हैं या फिर रोक सकते हैं, इसलिए उन्हें उसी टाइम लिमिट के अंदर अंदर क्वीन को डिफीट करना होगा। राय अपने सबऑर्डिनेट्स को इंटरफेरेंस वेव एक्टिवेट करने का ऑर्डर देता है, जिससे एंस क्वीन का डिस्ट्रेस सिग्नल रिसीव नहीं कर पाते। मतलब अगर क्वीन चिल्ला भी रही होगी तो एंस को नहीं पता चलेगा। ब्लैक गिल्ड के हंटर एंड से फाइट स्टार्ट कर देते हैं और चोई एग्जिट को अपनी फ्लेम प्रेजेंस से सील कर देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि केव के अंदर काउंटलेस टनल्स हैं और किसी को नहीं पता कि कौन सा टनल क्वीन तक जाता है, इसलिए चोई सब टनल्स के अंदर एक ब्लास्ट कर देता है और सबको बताता है कि उसमें सबसे ज्यादा डीपेस्ट टनल फाइंड कर लिया है। दूसरी तरफ जिन वो अपने डेली क्वेस्ट कंप्लीट करता हुआ दिखाई देता है और एस रैंक हंटर के बारे में सोचता है जो मिशन में गया है। उसे पता है कि सब लोग काफी ज्यादा केपेबल है, इसलिए उसे लगता है कि वो लोग बिना उसे यूज किए भी मिशन कंप्लीट कर सकते हैं। वापस कोरियन हंटर्स के पास वो लोग केव एक्सप्लोर करते हैं और एग चैम्बर तक पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है क्वीन पास हुई होगी, लेकिन जैसे ही वो जायंट एग देखते हैं बांग्यू पैनिक कर जाता है। बैक उसे शांत करता है और मिशन याद दिला देता है क्वीन को एलिमिनेट करना। लेकिन अंदर से बैक खुद भी सोचता है कि इस एग से किस लेवल का मॉन्स्टर निकला होगा, भाई कितना बड़ा मॉन्स्टर होगा। इसी बीच केंजो इंजर्ड होता है और हीलर शामजू उसे बताती है कि वो उसे हील कर सकते हैं, लेकिन बदले में उसे कुछ चाहिए। तभी एक और एंट वेव आती है। जैसे ही वो फाइट के लिए रेडी होते हैं एंट किंग अपीयर होता है। भाई ये होता है, ये अपीयर हो जाता है और एक ही सेकंड में शामजू का हेड काट देता है। भाई साहब केंजो अटैक करने की कोशिश तो करता है लेकिन तुरंत मारा जाता है। फुशिमा भी उसके मूवमेंट्स फॉलो करके अटैक करता है पर वो भी इंस्टेंटली किल हो जाता है। नेक्स्ट के अंदर कोरियन हंटर्स व्हाइट एंट से फाइट कर रहे होते हैं। मैन नोटिस करता है कि हर एंट के पास एस रैंक लेवल की स्ट्रेंथ है, लेकिन उनके मूवमेंट्स प्रिडिक्टेबल हैं। वो अटैक्स ब्लॉक करता है और हैन उन्हें फिनिश कर देता है। बैन को सबको रिश्योर करता है कि वो सपोर्ट करेगा। एनिमी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे होते हैं लेकिन उन्हें लगता है क्वीन अभी काफी दूर है। और यहाँ पर हम देखते हैं इस बंदे को डाउट होता है कि क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो चोए बैक से क्वीन लोकेट करने को बोलता है। बैक अपनी बीस्ट आई यूज करता है जो बहुत दूर तक देख सकती है और क्वीन को देख लेता है। वो वार्न करता है कि क्वीन के अराउंड काफी पावरफुल एस रैंक गार्ड है, लेकिन साथ ही बोलता है कि अगर सब मिलकर फाइट करें तो क्वीन को डिफीट किया जा सकता है। दो जापानीज हंटर केंजो की टीम को ढूंढते हुए फुशिमा के ग्लासेस देखते हैं। उनमें से एक को बहुत डेंजरस प्रेजेंस फील होती है। वो एक मैसिव आइस वॉल बनाता है, लेकिन एंट किंग उसे तोड़ देता है। उन दोनों को एक ही पल में खत्म कर देता है। काना और कुमामोतो को रियलाइज होता है कि उनका जो मल्टीपल टीम से कॉन्टैक्ट है ना, वो कट हो चुका, खत्म हो चुका है। लेकिन तभी एक और एंट स्वॉर्म अटैक कर देता है और उनके पास सोचने का टाइम भी नहीं होता। कोरियन हंटर्स फाइनली क्वीन तक पहुंच जाते हैं। माँ जाइंट बन जाता है और सबको शील्ड करता है, बचाता है। जबकि चोई फायर ड्रैगन समन करता है। व्हाइट एंड सर्वाइव कर जाते हैं, जिससे बैक को अपनी फुल पावर अनलीश करनी पड़ती है और वो आंस को अपने बेयर हैंड से क्रश कर देता है। कैमरामैन पास आने की कोशिश करता है, लेकिन बयान उसे रोक देता है क्योंकि सिचुएशन बहुत डेंजरस है। थोड़ी देर बाद क्वीन के सारे गार्ड्स वाइप आउट हो जाते हैं और वो अकेली रह जाती है। माउस के अटैक्स ब्लॉक करता है, टैंगा एरोस फायर करता है और बैक अपने क्लॉ से स्लैश कर देता है। क्वीन सब अटैक्स झेल लेती है और पॉइजन गैस रिलीज करती है जो माउ और बैक को हिट करती है। बयानो उन्हें हील कर देता है 21 सेकंड में और बोलता है कि जब तक वो है वो नहीं मरेंगे, उनको कुछ नहीं होगा। क्वीन रिट्रीट करने की कोशिश करती है, लेकिन बैक और माउ उसे पकड़ लेते हैं। हयान चार्ज करती है और बयानो उसे बफ देता है और वो लाइटनिंग स्पीड से क्वीन के लेग्स पर अटैक करती है। वो हवा में जंप करती है और स्वॉर्ड ऑफ लाइट अनलीश करती है और क्वीन का हेड काट देती है। सब सेलिब्रेट करने लग जाते हैं ये सोचकर कि बैटल जीत ली, लेकिन बैक को क्वीन की फाइनल स्क्रीम याद आ जाती है। वो उसने फाइनल स्क्रीम करी है। रे रियलाइज करता है कि इंटरफेरेंस वेव फेल हो चुकी है, मतलब एंट्स वापस आ रहे हैं। चोई नोटिस करता है कि फ्लेम्स प्रिजन टूट चुके हैं और सबको एक ओवरपावरिंग प्रेजेंस फील होती है। एंट किंग वापस अपीयर हो जाता है। माँ अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एंट किंग की किलिंग इंटेंट से वहीं फ्रीज हो जाता है। वो सीधा क्वीन के पास जाता है, उसे खा जाता है, भाई खा जाता है लिटरली, और फिर एक एक करके हंटर्स को ब्रूटली अटैक करना स्टार्ट कर देता है। शील्ड्स टूट जाते हैं, लिम्स कट हो जाते हैं और पावरफुल हंटर्स सेकंड्स में गिर जाते हैं। बांगो इनविजिबल होकर सबको हील कर रहा होता है, लेकिन एंट किंग उसे देख लेता है और मार देता है। बैक गुस्से में अटैक करता है, लेकिन एंट किंग उसे ओवरपावर कर देता है और रिवील करता है कि बांगो को खाने के बाद वो बोलना सीख गया है। ओ माय गॉड, वो सीख गया बोलना। वो अनाउंस करता है कि वो अपनी क्वीन का बदला लेगा और उन्हें बता देता है कि उनके किंग को मार देगा। दूसरी तरफ गोडो अपने मिसिंग टीममेट्स को ढूंढता है और उनकी डेथ रिपोर्ट चेयरमैन मात्सुमोतो को करता है। मात्सुमोतो गोडो को ऑर्डर देता है कि कोरियन हंटर्स को अबैंडन करो और जेजू आइलैंड कॉन्कर करो, चाहे कुछ भी हो जाए, ताकि कोरियन वीक हो जाए, जापान पावरफुल हो जाए और ज्यादा पावरफुल हो जाए। एंड किंग गोडो के ग्रुप पर अटैक करता है, आशिता को मार देता है और गोडो को इजीली डिफीट कर देता है।
भाई इसने लिटरली गोडो को बहुत इजीली डिफीट कर दिया, मैं क्लियरली बता रहा हूँ। फिर वापस कोरियन हंटर्स के पास एक मैसिव एंट स्वैम अप्रोच करता है। सब हंटर्स थक चुके होते हैं और लगता है उनका एंड आ गया। तभी जिन्वू के शैडो सोल्जर्स अपीयर होते हैं और एंट्स को इंस्टेंटली वाइप आउट कर देते हैं। उसके जनरल्स भी आ जाते हैं और जिन्वू फाइनली खुद एंट्री ले लेता। भाई क्या ओरा वाली एंट्री थी, बहुत गदर। ब्रॉडकास्ट कट हो जाता है, मीडिया में पैनिक फैल जाता है। जिन्वू अपनी पोशन से हंटर्स को हील करता है और सब कंप्लीटली रिकवर हो जाते हैं, लेकिन वो हाइन को हील नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि उसकी एचपी बहुत लो होती है। वो सबको एस्केप करने का ऑर्डर दे देता है जबकि उसके सोल्जर्स एंट को रोक कर रखते हैं। जैसे ही वो मूव करता है जिन्वू एंट्स को अपने शैडो सोल्जर्स बनाने की प्रिपरेशन करता है। तभी मॉन्स्टर अचानक अटैक करना बंद कर देता है और एक टेरिफाइंग प्रेजेंस पूरे एरिया में फील होती है और एंट किंग फिर से अपीयर होता है। भाई बैक रियलाइज करता है कि इसी ने गोडो को मारा था, लेकिन एंट किंग मानता है कि गोडो इतना स्ट्रॉन्ग ही नहीं था, वो रियल किंग नहीं था, मुझे रियल किंग दिखाओ। और अगले सीन में जिन्वू आगे बढ़ता है और जैसे ही अपनी ओरा इनलीश करता है एंट उसे पूछता है कि क्या वो किंग है। जिन्वू सिर्फ उसकी एक बात से शॉक्ड हो जाता है कि ये एंट बात कैसे कर सकता है। एंट को भी रियलाइज हो जाता है कि जिन्वू के पास एक बहुत ज्यादा पावरफुल प्रेजेंस है और उसे डराने के लिए वो एक टेरिफाइंग स्क्रीम करता है, लेकिन जिन्वू बिल्कुल काम रहता है। कैमरा दोबारा काम करना शुरू हो जाता है और डायरेक्टर समझ जाता है कि जिन्वू फाइट करने वाला है, इसलिए वो अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए ऑर्डर दे देता है कि उन लोगों को लाइव जाना चाहिए। सब लोग जिन्वू को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो एंट से फाइट कर रहा होता है और सबको लगता है कि पूरी बैटल का फेट अब उसके कंधों पर है, हाथों पर है। ये जिन्वू को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और गिंगशा सोचता है कि वो वहां कैसे पहुंचता है, लेकिन जी बोलता है कि ये मैटर नहीं करता, बस उन्हें जिन्वू पर भरोसा रखना चाहिए। आंट किंग पहले अटैक करता है और उसके इंपैक्ट से एक पावरफुल शॉकवेव क्रिएट होती है। बाकी हंटर शॉक हो जाते हैं और बहुत सोच रहे होते हैं कि जिन्वू मर गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो लोग देखते हैं कि वो अभी भी खड़ा है। जिन्वू अपने रूलर्स हैंड्स का यूज करता है और एंट को जोर से जमीन पर पटक देता है। वो एक डिवास्टेटिंग ब्लो देना चाहता है और एक्चुअली दे देता है और सब लोग हैरान रह जाते हैं कि एक मेज होकर वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे, पावरफुल कैसे। और अब जिन्वू रियलाइज करता है कि आंट काफी ज्यादा टफ है और दोनों के बीच हैवी एक्सचेंज ऑफ ब्लोज शुरू हो जाता है, जबकि कैमरामैन मुश्किल से अपनी जगह संभाल पाता है। जिन्वू एंट के अटैक को डॉज करता है और काउंटर पंच मारता है जो एंट को दूर उड़ा देता है, लेकिन ये जो चींटी है वो तुरंत वापस आकर चार्ज करती है। जिन्वू उसके सर पर एक सॉलिड ब्लो मारता है और ये जो एंट है वो अपनी टंग से अटैक करता है जो पॉइजन स्प्रेड कर देता है। एंट बोलता है कि पॉइजन की वजह से जिन्वू मूव नहीं कर सकता, इसलिए उसे लगता है कि फाइट खत्म हो चुकी है और वो उसे फिनिश करने वाला होता है। और यहीं पर सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं मोत्सुमातो पर, मात्सुमोतो पर, जिसे पता चलता है कि उसके भेजे हुए 10 हंटर्स में से 7 मर चुके हैं। गुस्से में वो राय को यूजलेस बोलता है। वो बताता है कि जिस मॉन्स्टर ने गोतो को मारा था वो क्रेटर के पास है। मात्सुमोतो सोचता है कि वो वहां क्या कर रहा है और राय बोलता है कि शायद इंजर्ड होने की वजह से वो वापस नेस्ट में चला गया है। मात्सुमोतो मानता है कि वो कोरियन हंटर्स को वाइप आउट कर देगा, इसलिए वो ऑर्डर दे देता है कि बचे हुए हंटर्स सेकंड असॉल्ट टीम के साथ अटैक के लिए रेडी हो जाएं। काना को हेलीकॉप्टर का वेट करने के लिए कहा जाता है। वो सबको प्लान बता देती है, लेकिन मिनोरू मानता है कि आंट किंग के अगेंस्ट उनके पास कोई चांस नहीं है। काना उसे संभालने को बोलती है, संभलने को बोलती है, लेकिन मिनोरू कन्विंस हो चुका होता है कि अगर भागे नहीं तो सब मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इस पर काना उसे डिस्ग्रेस बोलती है और कहती है कि ऑर्डर्स फॉलो करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, समझ आ चुका है। वहां जिन्वू के पास वो लोग वापस आ जाते हैं जहां वो आंट किंग अटैक को रोक कर एक और पंच से उसे दूर उड़ा देता है। जिन्वू समझ जाता है कि पॉइजन उसका सीक्रेट वेपन है, लेकिन उसकी हेल्थ और लॉन्गेविटी स्किल की वजह से वो रिकवर हो जाता है। फिर भी उसे हाइन की चिंता होती है, इसलिए वो फाइट को जल्दी खत्म करने का डिसीजन लेता है। वो अग्रेसिव हो जाता है, लेकिन एंट उसके अटैक्स को डोज करके सिचुएशन एनालाइज करते करते और ज्यादा समझ जाता है कि जिन्वू को हराने का एक आध शायद तरीका है, उसकी स्पीड से भी ज्यादा फास्ट होना पड़ेगा। इसलिए एंट अपनी अल्टीमेट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जबकि जिन्वू अपना डीमन मोनार्क डैगर इक्विप करता है जो उसकी अटैक पावर बढ़ा देते हैं। दोनों इनक्रेडिबल स्पीड से क्लैश करते हैं जो बहुत बेहतरीन था, लेकिन जिन्वू को एंट की मूवमेंट फॉलो करने में दिक्कत होती है और एंट उसे थोड़ा पुश कर देता है। एंट आई से शार्ट समन करता है, जिन्वू उन्हें डोज कर लेता है, लेकिन सीलिंग कोलैप्स हो जाती है और फाइट मिड एयर में कंटिन्यू हो जाती है। भाई मिड एयर में हो रही है। एंट रियलाइज करता है कि दोनों की स्पीड ऑलमोस्ट इक्वल हो चुकी है, लेकिन जिन्वू और भी ज्यादा फास्ट हो जाता है। ब्लाइंडिंग स्पीड पर उनका क्लैश होता रहता है और लोग मुश्किल से उनकी मूवमेंट्स को फॉलो कर पाते हैं। जिन्वू अपनी स्पीड और इंप्रूव करता है। एंट किंग
उसके अटैक्स ब्लॉक करता है, लेकिन जिन वो अपने डैगर्स थ्रो करके ओपनिंग क्रिएट करता है। वो आगे बढ़कर एक डिवास्टेटिंग बैराज मारता है, लेकिन अचानक आंट उसे नीचे गिरा देता है और फिनिश करने वाला होता है। उसी मूवमेंट जिन वो एक नया स्किल अनलॉक करता है जिसका नाम होता है म्यूटिलेशन, जो एंट को तुरंत पीसीज में काट देता है। जिन वो फाइट एंट करना चाहता है, लेकिन एंट आइस से डिफेंस बना लेता है और खुद को रीजनरेट कर लेता है। जब उसे समझ आता है कि वो जिन्वो के बराबर भी नहीं है, तो वो रिट्रीट करने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्वो उसे पकड़ लेता है। एंट बाकी एंट्स को अटैक का ऑर्डर दे देते हैं, लेकिन जिन्वो अपनी शैडो आर्मी समन कर लेता है। उसके मिनियंस एंट्स को वाइप आउट कर देते हैं और फैंग एक मैसिव फायर ब्लास्ट से उन्हें ऑब्लिटरेट कर देता है। एंट किंग शॉक में होता है क्योंकि उसे एपेक्स प्रेडेटर बनाने के लिए क्रिएट किया गया था, फिर भी वो जिन्वो के सामने कुछ नहीं है। एंट उड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्वो अपने रूलर्स हैंड से उसे जमीन पर पटक देता है और म्यूटिलेशन स्किल से उसे खत्म कर देता है। सिस्टम अनाउंस करता है कि एंट किंग डिफीट हो चुका है और बाकी एंट्स भाग जाते हैं। सबको रियलाइज हो जाता है कि फाइट खत्म हो चुकी है। जिन्वो हाइन को चेक करता है और देखता है कि उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। ट्रॉय बताता है कि हेलीकॉप्टर बाहर रेडी है, लेकिन जिन्वो जानता है कि वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। वो लास्ट रिसोर्ट के तौर पर एलिक्सर ऑफ लाइफ यूज करता है, लेकिन वो सिर्फ डिजीज क्योर करता है, इंजरीज नहीं। उसके पोशंस काम नहीं करते और शैडोज एक्सचेंज कूल डाउन पर होता है, फिर भी वो हार नहीं मानता। वो कैमरामैन को ब्रॉडकास्ट बंद करने को बोल देता है नीचे कर। फैंग हाइन को ब्योंग्यू के पास ले जाता है, या फिर ऐसा बोलो ब्योंग्यू इसके पास आ जाता है। बैग जिन्वो से उसका प्लान पूछता है, लेकिन जिन्वो के पास कोई एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं होता और मन भी नहीं है, और वो ब्योंग्यू को शैडो को सोल्जर बना देता है, मीनियंस बना देता है। दूसरी तरफ राय जापानीज हंटर्स को प्लान फॉलो करने को बोलता है, लेकिन मिनोरू वापस जाने से मना कर देता है। राय उसे बताता है कि एंट किंग ऑलरेडी मर चुका है, खत्म हो चुका है, और शायद किसी जापानीज हंटर ने उसे मारा होगा। वापस जिन्वो के पास हम देखते हैं, सब रियलाइज करते हैं कि वो डेड को कंट्रोल कर सकता है। जब हिंग्यू अपनी हीलिंग मैजिक से हाइन को बचा लेता है, जिन्वो बोलता है कि उसने ब्योंग्यू को ऐसा करने का ऑर्डर नहीं दिया था, और वो मानता है कि वो एक अच्छा इंसान था। बैग जिन्वो से रिक्वेस्ट करता है कि उसे फाइट के लिए फोर्स ना करे। जिन्वो मान जाता है और ब्योंग्यू को शांति से रेस्ट करने देता है। उसकी शैडो को धीरे धीरे डिसअपीयर करवा देता है, मतलब उसको रिजरेक्ट नहीं करता, उसको वापस नॉर्मल कर देता है, लेकिन वो बैग को मुस्कुराते हुए देखता है। मात्सुमोतो शॉक्ड हो जाता है कि कोरियन हंटर जिंदा है और सोचता है जिन्वो रेड में कैसे आ गया। राजी बताता है कि वो अचानक अपीयर हुआ था। मात्सुमोतो गैस करता है कि शायद अब उन्हें रिट्रीट कर देना चाहिए, क्योंकि पूरा ऑपरेशन डिजास्टर बन चुका होता है। एंट लीडर के बिना आइलैंड से भाग जाते हैं और मेनलैंड की तरफ बढ़ते जाते हैं, भागते जाते हैं। हंटर्स इवैक्यूएशन स्टार्ट कर देते हैं, जबकि जिन्वो पीछे रहकर रिमेनिंग एंट्स को खत्म करता है। वो एक्स जला देता है, डीमन मोनार्क के लॉन्ग स्वॉर्ड से लाइटनिंग समन करता है और एंट्स को एक्सटर्मिनेट करके लेवल 100 रीच कर लेता है। भाई बहुत ज्यादा लेवल है ये। जिन्वो एंट किंग का शैडो एक्सट्रैक्ट करता है, जो बोलकर उसे किंग कहता है। सिस्टम उसे उसका नाम रखने को कहता है। जिन्वो अपने पहले जनरल रैंक शैडो का नाम बैरू रखता है। बाकी एंट्स को वो अपनी आर्मी में ऐड कर लेता है। जब हजारों एंट्स सिटी पर अटैक करते हैं, जिन्वो बैरू को उन्हें वाइप आउट करने भेजता है। बैरू सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है और हंटर को एक बार फिर बचा लेता है। सर्वाइवर सेलिब्रेट करते हैं, हाइन को मेडिकल केयर मिलती है और जीजू आइलैंड फाइनली कॉन्कर हो जाता है। कुछ दिन बाद एक मेमोरियल होता है जहां फॉलन हंटर्स को रिस्पेक्ट दी जाती है। जिन्वो को हीरो माना जाता है, लेकिन कुछ लोग उसे कैजुअलिटीज के लिए ब्लेम भी करते हैं, क्योंकि वो पहले भी जा सकता था। गोन उसको शुक्रिया अदा करता है। जिन्वो बताता है कि वो अपनी खुद की गिल्ड बनाना चाहता है, वो ये बता देता है क्लियरली उसको। बाद में कुछ मिस्टीरियस बीइंग ब्रीफली अपीयर होते हैं, जिन्वो की पावर ऑब्जर्व करके वापस चले जाते हैं। ट्रैफिक में फंसे हुए जिन्वो यूजीन और सॉन्ग के साथ गिल्ड बनाने पर अग्री करता है। जब एक बी रैंक गेट कियोस्क क्रिएट करता है, जिन्वो अकेला अंदर जाता है और अपनी शैडो आर्मी के साथ गेट क्लियर कर देता है। हाइन रिकवर हो जाती है और डिसाइड करती है कि वो और स्ट्रॉन्ग बनेगी ताकि जिन्वो के साथ खड़ी रह सके। शैडो जिन्वो के सामने झुक जाते हैं और जिन्वो अपनी नेक्स्ट हंट का इंतजार करने लग जाता है। भाई साहब, आई होप आप सबको मजा आया इस पूरी की पूरी सोलो लेवलिंग की सीरीज के अंदर। अगर ये मैं पूरी एक बार 1 सीजन और 2 सीजन बनाकर डालूंगा, उस पर 5000 से ज्यादा व्यूज आ जाते हैं, तो मैं इसकी मानवा स्टार्ट कर दूंगा उसी दिन से। तो अब मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। बाकी अगर आपने लुकिज्म मैनेजर गेम और मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एनिमे पॉप इंडिया रीकैप या फिर एनिमे पॉप इंडिया, तो जाकर वो जरूर चेकआउट कर लो। बस ये वीडियो यही खत्म होती है। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।